हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 13 एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम। तो ये वही क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एम्स के एग्ज़ाम में, चाहे वो एएसआईसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अदर स्टेट्स का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो। तो आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और उन बच्चों को ज़रूर भेजिए जो गवर्नमेंट सीट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं एम्स का एग्ज़ाम आने वाला है। तो अब हम क्वेश्चंस भी थोड़ी लेवल अप वाले कर रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नर्स शुड होल्ड दिस syringe ऑलमोस्ट फ्लैट अगेंस्ट पेशेंट स्किन एट 15 डिग्री एंगल विद द लेवल अप बाय एडमिनिस्ट्रिंग एक नर्स है, उसने syringe को होल्ड किया हुआ है। ये हमारा स्किन है थोड़ी सी फ्लैट 15 डिग्री एंगल पे, ये हमारी नीडल है, ठीक है। तो वो जो नर्स है उसको किस लेवल पे एडमिनिस्टर कर रही है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इंट्राथिकल, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस। तो वो इंट्राडर्मल एंगल पे उसको एडमिनिस्ट कर रही है। आपको पता ही है कि जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो 15 डिग्री के एंगल पे लगता है। और किन के लिए ये यूज़ होता है इंट्राडर्मल साइट? जब हमें ड्रग की सेंसिटिविटी चेक करनी होती है, ठीक है, या फिर हमने उसकी एलर्जी देखनी होती है। टीबी में मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है इंट्राडर्मली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा वर्कर वर्क एट द लेवल ऑफ, जो आशा वर्कर होती है वो कौन से लेवल पे वर्क करती हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे, विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में और कम्युनिटी में। तो वो किस लेवल पे वर्क करती हैं? वो करती है एट द लेवल ऑफ विलेज। आशा की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आशा की फुल फॉर्म मैं लिख देती हूँ, दैट इज एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है, ठीक है। और ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एम्प्लॉय होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पार्ट होती है, ठीक है। और क्या करती है ये? लोगों को आंगनवाड़ी सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे वर्क करती है, सच एज इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल चेकअप के लिए, पोस्टनेटल चेकअप के लिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए, अदर सर्विसेज ये गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो आशा वर्कर है इसकी जो है फुल फॉर्म बहुत बार आ चुकी है, तो आप इसको याद रखना। और इसके बाद ये क्या काम करती है और किस लेवल पे काम करती है? एट द लेवल ऑफ विलेज पे काम करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट हैज़ टू बी मेंटेन इन अ लिथियम थेरेपी? तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिथियम थेरेपी के टाइम पे मेंटेन करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। तो ऑलवेज याद रखना कि लिथियम टाइम, जो लिथियम थेरेपी होती है उसमें हम सोडियम लेवल हमेशा मेंटेन रखते हैं, क्योंकि देखो पहले तो लिथियम थेरेपी देते किसको है? हम मेनिक पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। मेनिक पेशेंट्स को देते हैं, उनकी ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम थेरेपी। तो क्या होता है, अगर हम सोडियम जो है उसका लेवल मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हमने सोडियम जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो क्या होगा? रीनल में जो लिथियम की रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्या होगी? लिथियम की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर तो ये पता तो चल गया ना आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना है? सोडियम का, क्योंकि अगर तुमने सोडियम का लेवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो लिथियम की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मतलब कि सोडियम अगर डिक्रीज हुआ तो लिथियम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगर लिथियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गई तो क्या हो सकती है? लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। उससे पेशेंट और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चले जाएगा। तो ऑलवेज मेंटेन द सोडियम लेवल इन द पेशेंट विद लिथियम थेरेपी, क्योंकि अगर सोडियम लेवल कम हुआ तो
जो लिथियम की ऑब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उससे लिथियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, तो लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। लिथियम टॉक्सिसिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ कैसे दी जाती है, क्या लेवल मेंटेन करना है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मैं एलेबोरेट करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कर दूँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The primary cause of abdominal ascites in the patient with liver cirrhosis, एक पेशेंट है उसको लिवर सिरोसिस है और उसमें एब्डोमिनल साइटस का प्राइमरी कॉज क्या होगा, ठीक है। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, लीवर की सेल्स की डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वेरी सीवियर कंडीशन है। और लिवर सिरोसिस में पेशेंट को क्या हो जाता है, एब्डोमिनल एसाइटस, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड को हम एब्डोमिनल एसाइटस कहते हैं। तो लीवर सिरोसिस के पेशेंट को एब्डोमिनल साइटस होने का प्राइमरी कॉज क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज वेजोप्रेसिन, डिक्रीज द सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल या फिर इंक्रीज पोटाशियम लेवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुमने लिवर सिरोसिस अच्छे से किया हुआ है तो तुमको ये अच्छे से पता होगा कि क्यों होता है। तो डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। देखो अब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ तुम लोगों को। क्या होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो लिवर में, ठीक है। एल्ब्यूमिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारा लिवर में। अब देखो पेशेंट को तो ऑलरेडी लिवर सिरोसिस हो रखा है, तो जब लीवर के सेल्स की ही डिस्ट्रक्शन हो रखी है तो जो एल्ब्यूमिन है वो तो रिलीज अच्छे से प्रोड्यूस होगा ही नहीं। मतलब एल्ब्यूमिन क्या होगा, सेल्स डैमेज हो गए लीवर के, ठीक है। जब लीवर ही नहीं ठीक तो वो एल्ब्यूमिन क्या करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा, मतलब एल्ब्यूमिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एल्ब्यूमिन अब करता क्या है, इतना समझ आ गया कि एल्ब्यूमिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारा लीवर में, ठीक है। अब लीवर की सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रखी है तो एल्ब्यूमिन कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर एल्ब्यूमिन अब करता क्या है, एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये तो तुमने पढ़ा ही होगा कि एल्ब्यूमिन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन का लेवल ही कम है तो वो ऑनकोटिक प्रेशर भी क्या करेगा, कम मेंटेन करेगा। और अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम मेंटेन हो रहा है तो क्या होगा, जो फ्लूइड है उसकी लीकेज होने लग जाएगी, कहाँ पे, फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस से। इंटरस्टिशियल स्पेसेस से उनका फ्लूइड जो है वो लीक होने लग जाएगा इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल एसाइटस, ठीक है। समझ गए, ये इज एज दैट एज सिंपल था, ठीक है। कैसे होगा, ये क्या होगा कि पेशेंट का जब एल्ब्यूमिन ही कम रिलीज होगा ड्यू टू लिवर सिरोसिस, तो एल्ब्यूमिन जो है ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। जब एल्ब्यूमिन ही प्रॉपर नहीं है तो ऑनकोटिक प्रेशर भी मेंटेन नहीं होगा। ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन ना होने की वजह से जो फ्लूइड है उसकी लीकेज होने लग जाएगी इंटरस्टिशियल स्पेसेस से पेरिटोनियल कैविटी में। और पेरिटोनियल कैविटी में जब फ्लूइड आ जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, एब्डोमिनल एसाइटस। तो मेन कॉज क्या होता है, डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन है वो लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में कम होगा, क्योंकि लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में ऑलरेडी सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी लीवर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ड्रग इज़ यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इनमें से कौन सी ड्रग है जो मेनिक और डिप्रेसिव डिसऑर्डर में यूज़ की जाती है उसकी प्रिवेंशन के लिए। प्रोफाइलैक्सिस भी बोलते हैं इसको, प्रोफाइलैक्सिस को प्रिवेंशन भी बोलते हैं। तो कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, तो हमारे पास ऑप्शन है फेनोटोनिन, लिथियम, हैलोपेरिडोल, वेलपोरेट। तो कौन सी यूज़ की जाती है हमारी, लिथियम, ठीक है। लिथियम ड्रग ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं हम और प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों के लिए यूज़ करते हैं। दो चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वेलपोरेट लिखे लिथियम। देखो वेलपोरेट जो है ओनली ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। हम ओनली ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं, बट ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए लिथियम दोनों में यूज़ होती है। हैलोपेरिडोल एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में यूज़ होती है, ठीक है। तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन आता है ये।
व्हाट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है? अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर हैमरेज? तो अपेंडिसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है हमारी? पेरिटोनाइटिस। देखो क्या होता है जब अपेंडिक्स किसी को होती है तो आपने ये सुना होगा कि उसको वार्म एप्लीकेशंस जो है वो यूज़ नहीं होती, ठीक है, उसको हॉट पैड यूज़ नहीं करने होते, बिकॉज हॉट पैड से क्या होगा कि अपेंडिक्स की परफोरेशन हो जाएगी, वो बर्स्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। अगर अपेंडिक्स बर्स्ट आउट हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, जितना भी इन्फेक्शन है वो कहाँ चले जाएगा? पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में चले जाएगा, क्योंकि वो कहाँ होती है अपेंडिक्स? पेरिटोनियल कैविटी में ही होती है ना। तो सारा इन्फेक्शन जो है अगर बर्स्ट आउट हो गई तो वो पेरिटोनियल कैविटी में चले जाएगा। तो पहले कहाँ जाएगा? पेरिटोनियल कैविटी में, उसके बाद ऑर्गन्स में। तो उसको सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? पेरिटोनाइटिस की। जो भी अपेंडिक्स का पेशेंट होता है उसको कभी भी हीट पैड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। और अगर सिम्टम्स आते हैं तो पहले ही दिखा लो, इमरजेंसी में उसका ऑपरेट होता है, क्योंकि अगर ये फट जाती है, बर्स्ट आउट हो जाती है, तो पेरिटोनियल कैविटी में इन्फेक्शन इसका फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, दैट इज पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज इंडिकेट। अगर वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज में कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है तो उसको क्या इंडिकेट करता है? एयर लीकेज, नॉर्मल फाइंडिंग, लंग हैज़ फुली एक्सपैंडेड या नन ऑफ अबव? तो देखो क्या होता है, एयर लीकेज। अगर चेस्ट स्टील ड्रेनेज में इंटरमीडिएट बबलिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फाइंडिंग। बट अगर उसमें कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एयर लीकेज, ठीक है। नॉर्मल फाइंडिंग किसको बोलते हैं? नॉर्मल फाइंडिंग जब इंटरमीडिएट बबलिंग हो, ठीक है। लंग्स हैज़ फुली एक्सपेंडेड नहीं होता, नन ऑफ अबव तो है नहीं, तो एयर लीकेज को क्या बोलते हैं हम? अगर कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है चेस्ट सील ड्रेनेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद स्किज़ोफ्रेनिया हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन मेडिकेशन थेरेपी विद क्लोज़ेपाइन, द नर्स वुड असेस द रिजल्ट ऑफ विच लेबोरेटरी स्टडी टू मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। एक क्लाइंट है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया की दिक्कत है, ठीक है, उसकी क्लोज़ेपाइन स्टार्ट हुई है मेडिकेशन, तो नर्स कौन सी लेबोरेटरी स्टडी को मॉनिटर करेगी उसके एडवर्स इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है लिवर फंक्शन, वाइट ब्लड सेल काउंट, प्लेटलेट काउंट या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो पहले तो क्लोज़ेपाइन क्या है? एक एंटी साइकोटिक ड्रग है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके वैसे कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, इसका एक ही साइड इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ठीक है। तो उसको तो आपको बताइए, उसको चेक करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? वाइट ब्लड सेल काउंट को चेक करना पड़ेगा, लेबोरेटरी स्टडीज़ को चेक करना पड़ेगा। तो क्लोज़ेपाइन का ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसका एक दो साइड इफेक्ट हैं, दैट इज़ ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। तो WBC काउंट हमें वो चेक में रखना पड़ता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वाइट ब्लड सेल काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन कंप्लीटिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक पेशेंट है, उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है, तो जब नर्स ने उसकी असेसमेंट कर ली तो वो उसकी असेसमेंट में क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी इन सब ऑप्शंस में से? मिनिमल स्पूटम विद कफ, पिंक फ्रॉथी स्पूटम, बैरल चेस्ट या फिर स्ट्राइडर ऑन एक्सपीरेशन। आज हम सारे लेवल अप वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक क्वेश्चन में तुम्हें 3 क्वेश्चन मिलते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? बैरल चेस्ट होगी। देखो ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन, ठीक है, और इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं ब्रोंकाइटिस। तो जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा? म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मिनिमल स्पूटम, तो स्पूटम विद कफ तो नहीं होगा, मतलब कि म्यूकम प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा चाहिए, तो हो गया हमारा गलत। पिंक फ्रॉथी स्पूटम हमें दिखता है COPD में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में, ठीक है, और डिसीज में बोल सकते हैं, सॉरी।
उसके बाद अब मिनिमल स्पूटम वाला तो गलत हो गया, पिंक फ्रॉदी भी गलत हो गया। बैरल चेस्ट इज़ अ राइट ऑप्शन। क्यों? देखो, जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एयर को आने जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? एयर ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे जो लंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे? हाइपर इन्फ्लेम्ड। क्या हो जाएंगे? हाइपर इन्फ्लेम्ड। उसकी वजह से बैरल लाइक चेस्ट हमें देखने को मिलेगी। तो विच ऑप्शन इज राइट? बैरल चेस्ट। स्ट्राइडल ऑन एक्सपिरेशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, नहीं दिखता इसमें। तो ये क्या दिखेगी हमें? बैरल चेस्ट दिखेगी जब हम उसकी असेसमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्ट्रक्शन शुड नर्स गिव टू द पेशेंट विद द ब्रोंकाइटिस क्लियरली? कौन सी इंस्ट्रक्शन पेशेंट को नर्स देगी जिसको ब्रोंकाइटिस है? क्लियरली बोल देगी ये इंस्ट्रक्शन के बारे में। ऑप्शन है अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, डिक्रीज ओवरवेट स्टेटस, इंक्रीज एक्टिविटी, या फिर अवॉइड माल न्यूट्रिशन। सॉरी। तो देखो, विदाउट एनी हेजिटेशन इस ऑप्शन को तुम्हें टिक करना है, अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ मेन कॉज ऑफ लंग डिसीजेज, ब्रोंकाइटिस, जितनी भी डिसीजेज हैं लंग्स की, मोस्टली जो 90% ऑफ द केसेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। तो तुमने क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर देना है, देखो अवॉइड सिगरेट। ओवरवेट का कोई हिसाब नहीं है, इंक्रीज एक्टिविटी का भी, माल न्यूट्रिशन का भी हो सकता है, बट सिगरेट स्मोकिंग का ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आफ्टर सर्जरी ऑफ कैटरैक्ट अ क्लाइंट कंप्लेन ऑफ फीलिंग नोजिया, व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट? एक पेशेंट की कैटरैक्ट की सर्जरी हुई है और वो नोजिया फील कर रहा है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट क्या होगी? ऑफर ड्राई क्रैकर्स टू ईट, उसको क्रैकर्स देगी ईट करने के लिए ड्राई, या फिर उसको एंटी एमेटिक ड्रग एडमिनिस्टर करेगी। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डीप ब्रीद अंटिल द नोजिया सबसाइड, उसको कहेगी कि डीप ब्रीदिंग कर जब तक नोजिया सबसाइड नहीं होता, या फिर एक्सप्लेन करेगी कि एक नॉर्मल अक्रेंस है आफ्टर द सर्जरी। तो वो क्या करेगी? तो वो क्या सबसे पहले क्या करेगी? एंटी हेमेटिक ड्रग देगी उसको, क्योंकि वो पेशेंट अभी अभी सर्जरी से आया है। ठीक है, अगर वो सर्जरी से आया है तो देखो, अगर उसको नोजिया फील हो रहा है और अगर उसने वॉमिटिंग की तो कैटरैक्ट वाले पेशेंट में आई पे प्रेशर डलेगा, उसके फेस पे प्रेशर डलेगा ना, अगर उसने वॉमिटिंग कर दी नोजिया की वजह से। चाहे वो ट्राई करे पर वो प्रेशर तो लगाएगा ना, उस प्रेशर से क्या होगा? वो एक्टिविटी करेगा। तो कैटरैक्ट वाले पेशेंट को अवॉइड एक्टिविटी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और ज़्यादा विग्रस वाली नहीं करना चाहिए। बट अगर वॉमिटिंग आती है तो तुम लोगों को भी पता है कि वो विग्रस वाली ही हो जाती है, तो हम उसको पहले फटाफट एंटी एमेटिक ड्रग लेंगे, फिर उसके बाद उसको जो भी करना है हम अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन बताएंगे कि ये सब करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ स्टेटस एपिलेप्सी एंड डायबिटीज़ इज ब्रॉट इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन अ मिडल ऑफ द सीजर, व्हाट विल नर्स डू? एक एपिलेप्सी और डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, हिस्ट्री है उसकी, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है और उसको सीजर हो रहा है, मिड ऑफ द सीजर में लेके आया है, तो नर्स उसको क्या करेगी? हमारे पास ऑप्शंस हैं, इस्टेब्लिश एन एयरवे, एडमिनिस्टर करेगी फेनोटॉइन, या फिर चेक करेगी ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर स्टार्ट करेगी आईवी लाइन। तो याद रखना कि उसे सीजर इस टाइम हो रहा है, मिड ऑफ द सीजर में आया पेशेंट। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू गो फॉर ए बी सी, ऑलवेज गो फॉर ए बी सी। देखो, क्योंकि इंजरी का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ इन्होंने, तो इंजरी के बाद सीजर वाले पेशेंट में हमारे पास कौन सी प्रायोरिटी आती है? ए बी सी की। तो इस्टेब्लिश एन एयरवे, उसको एयरवे करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन जो हमें करना पड़ेगा वो हम आगे उसके साथ वही ट्रीटमेंट उसको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द नर्स इज चूजिंग एन एज अप्रोप्रिएट टॉय फॉर अ टोडलर, विच टॉय इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस एज? एक नर्स है अप्रोप्रिएट एज, एक अप्रोप्रिएट टॉय ढूंढ रही है टॉडलर्स के लिए। ठीक है, तो कौन सा टॉय बेस्ट होगा इस एज के लिए? तो हमारे पास ऑप्शन है पजल, टॉय सोल्जर, लार्ज स्टिक ब्लॉक, और अ कार्ड गेम विद अ लार्ज पिक्चर। टॉडलर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही नॉटी बिहेवियर के होते हैं।
तो क्या यूज़ करेगी वो, लार्ज स्टेकिंग ब्लॉक्स। देखो क्यों यूज़ करेगी, जो टॉडलर्स होते हैं 1 to 3 ईयर्स वाले, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ठीक है। अगर इनको हम कार्ड गेम और पिक्चर्स वाला तो हमारा बनता ही नहीं है, क्योंकि इट्स मोर इन्वॉल्व इंटेलेक्चुअल, हमारे माइंड को इन्वॉल्व करती है, तो ये स्कूल वाले बच्चों के लिए ठीक है। पजल एंड टॉय को, टॉय सोल्जर को वो अपने मुंह में डाल सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे वो खाना सीख रहे होते हैं कैसे हमें खाना है, बट उनको ये नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी, तो जो भी चीज़ होती है वो अपने मुंह में डाल लेते हैं, तो ये तो उनके लिए अप्रोप्रिएट दोनों नहीं होंगे। तो लार्ज स्टेक ब्लॉक्स जो हैं वो उनके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The nurse monitor a client receiving his digoxin for which is early manifestation of digoxin toxicity। एक नर्स मॉनिटर कर रही है एक पेशेंट को जो कि डिजॉक्सिन ले रहा है, तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का पहला साइन सिम्टम अर्ली मैनिफेस्टेशन क्या होगा, तो ऑप्शन है एनोरेक्सिया, फेशियल पेन, फोटोफोबिया और येलो कलर परसेप्शन। तो क्या होगा उसको, तो सबसे पहले उसको दिक्कत होगी एनोरेक्सिया, बिकॉज डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की अर्ली मैनिफेस्टेशन होती है जीआई इरिटेबिलिटी। जो ये तीनों है ना, ये भी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में होती हैं, बट ये क्या है, लेट मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है। फेशियल पेन हो गई, फोटोफोबिया हो गया, येलो कलर परसेप्शन हो गया ये, और येलो कलर दिखता है, येलो कलर रिंग्स दिखती हैं लाइट्स के पास, ठीक है। ये क्या है, लेट परसेप्शन है, मैनिफेस्टेशन है, बट जो एनोरेक्सिया है दैट इज़ जीआई इरिटेबिलिटी, ये अर्ली मैनिफेस्टेशन है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो इसको ध्यान से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट मैनेजमेंट टू रिस्टोर बीपी इन अ क्लाइंट विद मल्टीपल फ्रैक्चर एंड फ्लूइड लॉस कुड बी। एक पेशेंट है, उसकी इमीडिएट मैनेजमेंट करनी है, उसका बीपी रिस्टोर करना है। बीपी रिस्टोर करना मतलब बीपी लो है और मल्टीपल फ्रैक्चर है उसको, एंड फ्लूइड लॉस हो रखा है, तो हम उसको क्या देंगे, तो ऑप्शंस हैं आरएल इन्फ्यूजन देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे कि डेक्स्ट्रॉस देंगे, क्या देंगे उसको। तब उसे देंगे लिंगर लैक्टेट आरएल इन्फ्यूजन देखें, क्योंकि इसमें साथ के साथ सारे उसके इलेक्ट्रोलाइट भी चले जाएंगे, जो फ्लूइड लॉस हो रखा है, हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है ना, तो इसलिए उसको हम आरएल देंगे। और ये जो है इन्फ्यूजन, ये चॉइस किस में यूज़ की जाती है, हेमरेजिक शॉक में भी आरएल जो है दिया जाता है, और मोस्टली सर्जरीज़ के बाद आपने देखा होगा जिन्होंने क्लिनिकल वर्क किया है कि आरएल इन्फ्यूजन ही देते हैं, बिकॉज इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये ब्लड वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम लेवल को भी बॉडी में मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, नर्स इज सक्शनिंग फ्लूइड फ्रॉम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ठीक है, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब से सक्शन कर रही है। द नर्स लिमिट द सक्शनिंग टाइम टू अ मैक्सिमम ऑफ, तो वो कितने टाइम में मैक्सिमम सक्शन करेगी, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट। तो सक्शन टाइम जो होता है वो होता है 10 to 15 सेकेंड ही ओनली, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर ऊपर करेगी तो जो हमारी वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, और वेगस नर्व क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर देगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस हैं। तो 10 से 15 सेकेंड ही जो है वो क्या करनी चाहिए, सक्शनिंग करनी चाहिए, 10 सेकेंड तक ही करनी चाहिए, 15 सेकेंड अगर ज़्यादा प्लग्ड इन म्यूकस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैमलिच मैन्योवर इज़ यूज टू, हैमलिच मैन्योवर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे, या फिर रिमूव करनी फॉरेन बॉडी फ्रॉम आई, या फिर रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम ईयर, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए किस चीज़ के लिए यूज़ होता है हैमलिच मैन्योवर। तो क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे, देखो क्या करते हैं, रिब्स के नीचे हाथ रखते हैं और उससे फिर हम पुश बैक करते हैं, ताकि जो एयरवे के बीच में फॉरेन बॉडी फंसी है वो निकल जाए और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हैमलिच मैन्योवर को 2006 में चेंज करके एब्डोमिनल मैन्योवर भी बोलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये अडल्ट में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट कंप्लेंट्स रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, इसमें से कौन से क्लाइंट की कंप्लेंट है इमीडिएट नर्सिंग अटेंशन मांगती है। एक 40 ईयर का ओल्ड क्लाइंट है, ठीक है, विद शार्प पेन ड्यू टू रीनल स्टोन, ठीक है, या फिर अ पेशेंट विद फ्रैक्चर्ड फीमर कंप्लेनिंग ऑफ शार्प चेस्ट पेन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर पेशेंट विद डिप्रेशन कंप्लेनिंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो कौन सी पेशेंट है जो कि इमीडिएट नर्सिंग केयर हमें करनी पड़ेगी? तो इसमें हम कौन सा, यस, तो हम क्या करेंगे, अ पेशेंट विथ फ्रैक्चर्ड फीमर एंड कंप्लेनिंग फॉर शार्प चेस्ट पेन। देखो हमने ये पढ़ा था कि फ्रैक्चर वाले पेशेंट में एम्बोलाई बन जाता है, तो मे भी उसके एम्बोलाई बन गया हो और उसे इसी वजह से शार्प पेन हो रही हो चेस्ट में, तो हम उस पेशेंट को उसी टाइम ही लेना पड़ेगा। देखो पेन वाले को हम थोड़ी देर रोक सकते हैं, रीनल स्टोन वाले पेन वाले को, और कॉन्स्टिपेशन वाले का भी रुक सकता है। बोथ ए एंड बी को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो पेन वाले को हम तब भी रोक सकते हैं, ठीक है, बट किसी का अगर एयरवे ही बंद हो रहा है, किसी का एम्बोलाई बन गया हार्ट में, तो उसे तो इमीडिएट अटेंशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ पेशेंट डायग्नोज्ड ऑफ हैविंग एन एक्यूट एनाफ्लेक्टिक अटैक, द फर्स्ट नर्सिंग केयर रिस्पॉन्स वुड बी, एक पेशेंट है उसको एनाफ्लेक्टिक अटैक आया है, तो नर्स का रिस्पॉन्स क्या होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं, एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, कॉल करेंगे फैमिली को, या फिर मेडिकेशन चार्ट चेक करेंगे, या लुक फॉर कॉजेटिव एजेंट। क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसको एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन। अगर यहाँ पे एड्रेनलिन लिखा होता तो उसको भी ठीक करते। एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन एक ही है। देखो एनाफ्लेक्टिक शॉक होता क्या है, ये क्या होता है, एक सडन रिस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, ठीक है, सडन रिस्पॉन्स होता है किसका, हमारे इम्यून सिस्टम का टुवर्ड कोई केमिकल या फिर कोई फूड हमने खा लिया जो हमें एलर्जी दे रहा है, ठीक है, कोई ड्रग लग गई हमें जो हमें एलर्जी दे, ठीक है। इससे क्या होता है, सडनली बीपी जो है वो लो हो जाता है, ठीक है, और जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है वो ब्लॉक हो जाता है। तो एपिनेफ्रिन जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है उस चीज़ों को कवर अप करने के लिए, ठीक है, उन चीज़ों को कवर अप करने के लिए हम एपिनेफ्रिन देते हैं। तो जब भी ये आपको ड्रग ऑफ चॉइस आए फॉर द एनाफ्लेक्टिक शॉक, तो उसका क्या करेंगे, हम ऑलवेज टिक करेंगे ड्रग ऑफ चॉइस इज़ अ एपिनेफ्रिन, ठीक है। क्या होता है, सडन रिस्पॉन्स होता है टू द केमिकल और कोई जो भी हमारी चीज़ हम खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स देता है, जिससे हमारा बीपी लो हो जाता है, एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। इनको ठीक करने के लिए हम एपिनेफ्रिन देते हैं, जो कि क्या करता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को यूज़ करके हेल्प करता है इन सडन रिस्पॉन्सेस को ठीक करने के लिए। हमारा एयरवे ठीक कर देता है, बीपी दोबारा से नॉर्मल पे ले आता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इन द नर्सिंग डिपार्टमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बर्न इंजरी, एक एक्यूट बर्न इंजरी के लिए फर्स्ट नर्सिंग डिपार्टमेंट में क्या प्रायोरिटी रहेगी? हम क्लीन करेंगे वुड को, या फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे, मेंटेन करेंगे एबीसी, या फिर मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे? क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ऑलवेज गो फॉर एबीसी, ठीक है। एबीसी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। अगर बाई चांस यहाँ पे लिखा होता कि किसी स्पेसिफिक पार्ट का बर्न है, जैसे अगर लेग का बर्न होता तो हम पहले उसको फर्स्ट एड देते, और अगर यहाँ पे लिखा होता चेस्ट का बर्न है, हेड का बर्न है, थ्रोट का बर्न है, तो ऑलवेज मेंटेन एबीसी। क्वेश्चन हमें दिया ही नहीं हुआ कि किस चीज़ का बर्न है, ठीक है ना, तो हम अगर किसी चीज़ का बर्न नहीं है तो एबीसी। अगर यहाँ पे लिखा होता है लेग का बर्न है तो हम कौन सा चीज़ मेंटेन करते, पहले उसे फर्स्ट एड देते, उसकी ब्लीडिंग रोकते, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is caring for 6-year-old client with conjunctivitis. Before administering eye drop, the nurse should recognize that it is essential to consider. एक पेशेंट है, बच्चा है सॉरी, उसको कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, उसकी केयर कर रही है नर्स। तो क्या हो रहा है कि वो आई ड्रॉप डालने वाली है कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट को, तो वो किस चीज़ को पहले कंसिडर करेगी? क्या करेगी? ऑप्शन है
आई शुड बी क्लीन्ड विद वार्म वाटर एंड रिमूव एनी एक्सीडेंट। जो आई है वो क्लीन होनी चाहिए और जितना भी एक्सीडेंट होगा, डिस्चार्ज होगा, वो उसका रिमूव होना चाहिए बिफोर आई ड्रॉप डालने से। द चाइल्ड शुड बी अलाउडेड, वो खुद ब खुद ही आई ड्रॉप डाल सकता है, या फिर मदर शुड बी अलाउडेड टू इंस्टिल द आई ड्रॉप, या फिर मदर भी डाल सकती है आई ड्रॉप। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ़ आई इज़ क्लियर ऑफ एनी रेडनेस और एडीमा द आई ड्रॉप शुड बी विद होल्ड। अगर आई में कोई रेडनेस है और एडीमा है तो आई ड्रॉप्स हम नहीं डालेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो जब भी हमने कंजक्टिवाइटिस पेशेंट में आई ड्रॉप डालनी है तो आई जो है वो क्लियर होनी चाहिए विद द वार्म वाटर, और जितना भी डिस्चार्ज होता है उसका वो हमें क्लियर करना होता है आई ड्रॉप डालने से पहले, ठीक है। वो खुद नहीं डाल सकता, बच्चा 6 साल का है, वो कैसे डाल देगा? उसकी मदर को भी नहीं देना, क्योंकि मे बी वो क्लीन करे ना करे। और आई अगर रेड है, एडीमा है, तब भी हमने मेडिसिन डालनी है। कंजक्टिवाइटिस को क्या बोलते हैं हम? पिंक आई भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कंजक्टाइवा होता है, आई बॉल की कवरिंग होती है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, किसी भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। एक्सट्रीमली कंटेजियस होता है, इसीलिए ऑलवेज क्लीन द आई विद वार्म वाटर, और जितना भी डिस्चार्ज होगा उसको हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया। Assuming that all are achieved normal cognitive and emotional development, which of the following child is the greatest risk for accidental poisoning? हम ये सोच रहे हैं कि नॉर्मल हमारी इंटेलेक्चुअलिटी और इमोशनल डेवलपमेंट से कौन सा चाइल्ड जो है पॉइजनिंग ईजिली ले सकता है, ठीक है, ईजिली कुछ भी खा लेगा। तो 6 मंथ का चाइल्ड, या फिर 4 ईयर का चाइल्ड, या फिर 10 ईयर का, या फिर 13 ईयर का। तो 4 ईयर का चाइल्ड, जो टॉडलर्स होते हैं, टॉडलर्स के पास वाला ही नंबर होता है, और जो प्री स्कूलर्स होते हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे खाना पीना बातें करना सोच रहे होते हैं, बट दे डोंट हैव दैट मच इंटेलेक्चुअलिटी कि वो समझ पाए कि ये चीज़ नहीं खानी, ठीक है। 6 मंथ का बच्चा तो खुद भी खुद कुछ नहीं उठाएगा, 10 साल का बच्चा तो समझदार हो जाता है, और 13 साल का बच्चा भी समझदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The most important indicator of cardiorespiratory function in neonatic is, न्यूनेट वाले बच्चे में कार्डियो रेस्पिरेटरी का फंक्शन कौन सा सही होगा? गुड क्राई, गुड स्किन कलर, गुड मसल टोन, या फिर गुड आई कॉन्टैक्ट। तो गुड स्किन कलर हमें शो करेगा कि उस बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक है, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ भी ठीक है, उसका ब्लड हार्ट जो है प्रॉपरली पंप कर रहा है, ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज भी प्रॉपरली हो रहा है, ठीक है ना। अगर बच्चा पिंक कलर का है, रेडिश कलर का एक्टिव है, तो ऑलवेज उसका पता चलेगा कि वो ठीक है, उसका जो कार्डियो और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ठीक चल रहा है। देखो गुड क्राई भी होगी तो भी हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, मे बी वो किसी प्रॉब्लम की वजह से रो रहा है, ठीक है। गुड आई कॉन्टैक्ट से भी नहीं पता चलेगा, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट तो न्यूनेट करते बहुत कम है। और गुड मसल टोन से भी नहीं पता चलेगा। जब उसका स्किन कलर होगा, किस चीज़ के बारे में पता करना है हमने? कार्डियो और रेस्पिरेटरी का, तो उसका तो स्किन कलर से ही पता चलेगा, क्योंकि हम देखते हैं, हम गार स्कोर में अपीयरेंस वाला जो होता है उसमें हम देखते हैं पिंक कलर की एक्सट्रीम बॉडी है, या फिर हमारी जो बॉडी है पिंक कलर की और एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू हो गई, ठीक है, तो स्किन कलर से ही पता चलता है रेस्पिरेटरी और कार्डियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिस्पनिया, द फर्स्ट नर्सिंग केयर शुड प्रोवाइड। तो एक बच्चा, उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, चाइल्ड है, ठीक है, तो नर्सिंग केयर क्या करेगी? उसका आईवी स्टार्ट करेगी, उसको स्पाइन पोजीशन देगी, या फिर उसको ऑक्सीजन थेरेपी देगी, या फिर उसे नेबुलाइजेशन करेगी। तो बच्चे को हम ऑलवेज ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि जितनी देर तक उसको हम फॉलोअर्स पोजीशन देंगे और कुछ करेंगे तब तक उसे और ज़्यादा डिस्पनिया स्टार्ट हो जाएगा और वो इरिटेट हो जाएगा, रोने लग जाएगा। तो ऑलवेज गिव हिम ऑक्सीजन थेरेपी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टमी अप्रोप्रिएट पोजीशन इन अ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज। एक बच्चे की टॉन्सिलेक्टमी हुई है, उसको अप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी देंगे हम आफ्टर अ ऑपरेशन? लिथोटमी, साइडलाइन, फाउलर्स और प्रॉन। तो हम क्या देंगे उसे? साइड लाइन पोजिशन, क्योंकि टाउन्सिलेक्टमी वाले बच्चे को जो सिक्रीशंस होंगी वो फिर ईजिली बाहर हो जाएंगी, एस्पिरेशन होने का कोई खतरा नहीं होगा। अगर साइड लाइन एक साइड को फेस करके वो बैठेगा तो उसकी जो सिक्रीशन है ऑलरेडी ईजिली बाहर निकलती जाएंगी, ठीक है, और एस्पिरेशन का खतरा बढ़ जाएगा। सो ये थे कुछ लेवल अप आज के क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आए हो, एंड आई होप कि तुम्हें ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
एंड प्लीज़ शेयर टू दोज पीपल और वो स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई टॉपिक इलेबोरेट करूँ तो आप लिख सकते हो, मैं वो टॉपिक इलेबोरेट कर दूँगी। और अगर आपको किसी MCQ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच चिल्ड्रंस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।